नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। कल कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 224 में से 222 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ था। कल इन्हीं 222 सीटों के नतीजे आएंगे और कल सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। कल आने वाले रिजल्ट से पहले हम आज आपको देश के बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। देश के 7 नामी गिरामी पत्रकार आज इंडिया न्यूज पर बताएंगे कि कर्नाटक में किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। ये पत्रकार बताएंगे कि कर्नाटक में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलेगा या फिर त्रिशंकु विधानसभा के हालात बनेंगे। इन 7 वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा पैनल हमारे साथ है, जिनका हम पहले परिचय करा देते हैं और फिर एग्जिट पोल का रुख करेंगे। हमारे साथ अरविंद मोहन जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है। राहुल देव जी बड़े संपादक और साथ ही साथ दशकों की पत्रकारिता का अनुभव है। विनोद अग्निहोत्री जी, इनको भी दशकों की पत्रकारिता का अनुभव है, लगभग 3.5 दशक की पत्रकारिता का अनुभव एनके सिंह साहब के पास है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे और अभिलाष खांडेकर जी और प्रदीप सिंह जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन हम बिना रुके, बिना कुछ करे, बिना कोई बड़ा इंट्रोडक्शन दिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि किसने क्या दिया है, किसने किसको कितनी सीटें दी हैं। सर, आप शुरू कर सकते हैं, उठने की कोई जरूरत नहीं। इस बार हमने सेटिंग को थोड़ा चेंज किया है। आप शुरू कर सकते हैं और स्क्रीन पे बकायदा आपके एग्जिट पोल के डाटा आने लगेंगे। आप शुरू कर सकते हैं। आपने बीजेपी को 90 से 95 दी है, 100 से 105 कांग्रेस को दी है। जी, मतलब कहने का यह है कि कांग्रेस बीजेपी से बेटर परफॉर्म कर रही है, लेकिन दोनों में से कोई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो कि 112 पे होती है वो नहीं पा रही है। इसका जाहिर मतलब है कि जेडीएस का कहीं ना कहीं समर्थन लेना होगा। मैं इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचा? हाल के दौर में आप देखें तो एक अजीब सा दो तीन गलतियां हुई, जहां पे बहुत अच्छा चुनाव प्रचार बीजेपी ने किया और पन्ना प्रमुख, उप पन्ना प्रमुख और हर 50 वोटर पे एक आदमी जो कि उनको खींच के लाएगा, वोट दिलवाएगा, वगैरह वगैरह किया। बहुत अच्छा इंतजाम था, लेकिन जो गलतियां किए वो शायद लोग कम समझ पाए। पहली गलती ये थी कि नरेंद्र मोदी जी ने देवगौड़ा का ऐन चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तारीफ की। उससे तारीफ से क्या फर्क पड़ा? मैं बता रहा हूं आगे। अगले दिन 24 घंटे नहीं बीते थे कि देवगौड़ा ने भी उनकी तारीफ की और कहा कि मैं उन्हीं की वजह से राजनीति में हूं। इसका जो मैसेज गया, और पहले से भी अनंत कुमार और जेडीएस के लोगों में गुप्त वार्ताएं चल रही थी, जिसका छिटपुट न्यूज अखबारों में आ रहा था। मुसलमानों को इमीडिएटली लगा कि अगर चुनाव होता है तो जेडीएस बीजेपी के साथ जाएगा। आप जानते हैं 4 साल में फॉर्मेट बदला है। बीजेपी 4 साल में वो बीजेपी नहीं रही जो कि 1913 में हुआ करती, 2013 में हुआ करती थी। आज कोई भी बीजेपी के साथ अगर खड़ा दिखाई देता है तो ये मान के चलते हैं कि मुसलमान वोट अगले 10-20 साल तक उसको नहीं मिलने जा रहे हैं। यही हुआ वहां पे, और मुस्लिम वोट जेडीएस से खिसक गया। जेडीएस का सपोर्ट बेस जो है वो वकलिका का करीब 12% है, और कुछ आप एलाइड फोर्सेज ले लीजिए तो ये करीब 18% पड़ता है। अगर मुसलमान वोट इससे खिसक जाता है तो जेडीएस का नंबर ऑफ सीट्स काफी, विनेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जेडीएस नीचे आ जाएगा और वोट शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस को। मुसलमान वोट जो जेडीएस को जाता था वो शिफ्ट हो जाएगा, पहला कारण। दूसरा कारण, दलित वाला जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जो ऑर्डर दिया, उसके बाद अगले दिन ही गृह मंत्री को चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि ये ऑर्डर गलत है, हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और साथ ही हम इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालने जा रहे हैं, संविधान में संशोधन करके। ये अपील में जा रहे हैं। ये 7 दिन बाद किया, जब तक दलितों का एंगर फूट पड़ा था और भारत बंद दलितों ने किया। उसका तर्क उन्होंने दिया था कि हमारी इतनी छुट्टियां आ गई थी। ये तर्क बाद में दिया, जो भी दिया इतनी आ गई थी कि पब्लिक मैसेज में तर्क से नहीं चलता। तर्क कब दिया इससे होता है। तर्क आपने 1 हफ्ते बाद दिया। भारत बंद में जो मैसेज गया सोशल मीडिया, हालांकि बहुत गलत गया, उसमें यह था कि सोशल मीडिया में दलितों को बताया गया कि साहब ये बीजेपी जो ब्राह्मणिकल पार्टी है ये तुम्हारा आरक्षण खत्म करने जा रही है। एक 4 साल पुराना मुजफ्फरपुर का वीडियो दिखाया गया कि दलितों को आज भी मारा जा रहा है, ताजा वीडियो करके दिखाया गया, लेकिन दलित में जो मैसेज गया वो नकारात्मक हो गया। नतीजा ये हुआ कि दलित और खास करके बडीगाज और होलियाज दोनों
हालांकि मडिगा थोड़ा नाराज थे, लेकिन वो दोनों कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से मैंने ये नंबर दिया है और मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ी सी बेटर रहेगी बीजेपी से। हालांकि सरकार बनाने की जहां स्थिति आएगी उसमें जेडीएस के बिना दोनों में से कोई सरकार नहीं बना सकती। मतलब जेडीएस दोनों की सरकार बनवा सकती है, मोटे दोनों तौर की पर। सरकार बनवा सकती है। बस एक ही हुआ है कि आज जो उन्होंने ऑफर दिया है वो ये है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप आपको हम दे देंगे। ये कांग्रेस ने, अच्छा कांग्रेस फास्ट है इस पूरे डील में। अगर आप देखें तो बीजेपी से ज्यादा फास्ट कांग्रेस इस समय कर रही। सिद्धारमैया स्ट्रेटजिस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए आप देखेंगे कि एक दिन पहले कहा कि दलित अगर चीफ मिनिस्टर बनता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं एब्डिकेट कर दूंगा, अपना क्लेम मैं छोड़ दूंगा। और ये मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि 2019 में बीजेपी के लिए और जेडीएस के लिए मुश्किल हो जाता तो दलित अगर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस बनाता है तो ये मेरे ख्याल से एक प्लस पॉइंट था। आज उसने दूसरा कर दिया कि हम चीफ मिनिस्टर जेडीएस का देंगे। ये दोनों ऑफर मुझे लगता है कि कांग्रेस डिप्टी चीफ मिनिस्टर, माफ कीजिएगा जी, नहीं वो तो बीजेपी तो मेरे लगता है चीफ मिनिस्टर तक दे देंगे अगर सरकार बनाने की नौबत आई। वो ज्यादा फास्ट होगी, वो ज्यादा फास्ट होगी, बिल्कुल डिसीजन लेने में वो ज्यादा फास्ट होगी। अरविंद मोहन जी, अगला आपका, क्योंकि आप भी मेरे हिसाब से एज दे रहे हैं कांग्रेस को, आपने भी एज दी कांग्रेस को और आप भी एज दे रहे हैं कांग्रेस को, क्यों? कांग्रेस ने 2-3 चीजें काफी होशियारी से की। एक तो जो कर्नाटक की लड़ाई होती है या दक्षिण की लड़ाई में पूरे पर कहूंगा, उसमें एक हल्का एंटी इंडिया, एंटी नॉर्थ फील रहता है। तो कांग्रेस ने उस पिच को वहीं रखा। मोदी और अमित शाह के चलते बीजेपी का, या पन्ना प्रमुख या संघ के चलते बीजेपी का पिच थोड़ा नॉर्थ इंडिया प्रमुखता वाला हुआ। तो एक वो चीज बीजेपी के लिए मुझे लगता है निगेटिव गई। दूसरा, लिंगायत वाला मूव कुछ भी कर ले बीजेपी, उसमें टूट दिखाई दे रही है बहुत साफ। खासतौर से अगर माइनॉरिटी का स्टेटस मिला तो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं लिंगायत के, उसके बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। और तीसरी चीज जिसका जिक्र इनके कर रहे हैं, लेकिन लिंगायतों के एक बहुत बड़े सेक्शन ने प्रचार किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नहीं, इसीलिए संकेत देने के लिए योगी जी जब भी गए वो लिंगायत मठ में ठहरे। नहीं, वीर शैव और लिंगायत वाला टूट भी दिख रहा है। जो मानते हैं कि ये हिंदू समाज का हिस्सा है वीर शैव, वो एकदम बीजेपी के साथ हैं। लेकिन लिंगायत जो जिसमें ऊपर से नीचे तक सारी जातियां अलग हैं, तो वो अलग दिखाई दे रहा है। वो एक बंटवारा है। इनके जिसका जिक्र कर रहे थे दलितों वाला, वो बंटवारा भी बहुत साफ था और अभी जो सिद्धरमैया से खेल शुरू हुआ है उसमें मुझे लग रहा है कि वोटिंग में इन नेताओं ने ये देखा है कि दलित वोट बिखरा है और पॉसिबली बीजेपी की ओर नहीं आया है, वो जेडीएस की तरफ गया है। जेडीएस जिस इलाके में है वहां वोकलिगा, दलित और मुसलमान मिलके उसको काफी अच्छा वोट दिला सकते हैं। और खासतौर से तब जब देवगौड़ा जैसा होशियार लीडर हो, जो कैंडिडेट सस्ते और अच्छे चुनने में बहुत ही उस्ताद है। उनको सेंट्रल लीडरशिप और पार्टी का यहां से कैंडिडेट आए, इस तरह का कोई सिस्टम जरूरी नहीं है। वो डायरेक्ट कैंडिडेट चुनते हैं हर कंस्टिट्यूंसी का, और उस मामले में वो मास्टर हैं। तो उनको अगर ये 3 ग्रुप मिल गया, वो कलिगा, दलित और बीएसपी से अलायंस ने उनको मदद किया है। मडिगांव में खास तौर से सदाशिव कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं होना एक इशू था। बीजेपी उस पर काफी काम कर रही थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उससे, और बीजेपी के बारे में जो दलितों के अंदर धारणा बढ़ती ही गई, उससे मुझे लगता है कि दलितों का रुझान उसकी तरफ नहीं हुआ। तो आतिबाजी अगर बीजेपी के हाथ से छीनी है तो उसमें दलित पॉलिटिक्स का एक बड़ा रोल है और लिंगायत वोट का बंटवारा। और कांग्रेस को इससे कोई ज्यादा लाभ दलित वाला मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में अगर जेडीएस को वोट मिल गया दलित, मुसलमान और वोकलिगा, वहां कांग्रेस से ही उसकी लड़ाई होनी है। तो उस पीएम के बयान से निश्चित रूप से देवगौड़ा उस दिन उलझन में लगे, या उस दिन लगा कि कुछ कर्नाटक की पॉलिटिक्स इधर उधर हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वोटिंग हमको लगा कि प्रधानमंत्री राजनीतिक चारा डाल रहे हैं, लेकिन अब जो सिद्धरमैया वगैरह के बयान के बाद या दलित चीफ मिनिस्टर का ये सब खेल, इसका मतलब लग रहा है कि दलित जेडीएस की तरफ गया है। इसका ये एक मतलब ये भी लग रहा है कि कांग्रेस को पता है कि उसको मेजोरिटी नहीं आ रही है और वो दलित उधर गया है। और बीएसपी से अलायंस रखना है, क्योंकि बीएसपी को उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं है। सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं। अच्छा पॉइंट है आपका। और आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सर ये है कि 40 सीटें आपने जेडीएस को दी है, और सबसे ज्यादा अभी तक की टैली में 40 सीटें आपने दी है, और आपने उसका रीजन भी बताया। लेकिन यहां पर भी
अगर वो 40 सीटें मिल जाती हैं तो कांग्रेस भी बनती है और बीजेपी की सरकार भी बनती है। नहीं, ये सिचुएशन अगर हंग असेंबली की बनती है तो बीजेपी को एडवांटेज होगा। जितनी सोशल इक्वेशन की बात हम अभी कर लें वो सब हो जाए, लेकिन सरकार बनाने में बीजेपी के जो मैनेजर हैं वो इतने होशियार हैं। पहले के इसमें सिद्धरमैया ने काफी होशियारी से उनको बैलेंस किया है, लेकिन सरकार बनाने वाली मुहिम में बीजेपी के लोग इतने उस्ताद हैं कि फिर सिद्धरमैया के हाथ में या कांग्रेस के हाथ में बाजी नहीं रहेगी। ठीक है, हम अगर मौका मिले तो फिर हम बहस करेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि राहुल वर्सेस मोदी जब से चुनाव हुआ तब से कांग्रेस को शायद थोड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा एक इंप्रेशन गया है। राहुल जी, क्या ऐसा इंप्रेशन गया है? और आपका आंकड़ा जो कहता है वो दोनों को लगभग बीजेपी 95 और कांग्रेस 90, बहुत अंतर नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत कांटे की लड़ाई है, बहुत साफ है, और आप देखेंगे कि सबको लग रहा है कि सिर्फ एक ही हमारे साथियों में एक है जो स्पष्ट बहुमत किसी भी एक पार्टी को दे रहे हैं। नहीं, भी दे रहे हैं, वो 125 दे रहे हैं। 125 से भी ठीक है, हाँ, उधर दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं। और बाकी आप एग्जिट पोल्स भी देखें और जो तमाम आकलन है, जो हम मित्रों से बात हुई है, मैं गया तो नहीं हूँ, तो एक दूर से बैठा हुआ आकलन है कि कांटे की लड़ाई है और बीजेपी ने बहुत, जिसे हम कहते हैं कि ग्राउंड रिकवर की है, बहुत वो बड़ी है। उसमें प्रधानमंत्री का अपना आकर्षण, और एक बहुत बड़ी बात जो पिछले पोल्स और चुनाव मतदान के बीच में हुई कि जो आखिरी दौर था प्रधानमंत्री के सभाओं का, वो बहुत सफल था और उनकी सभाओं में बहुत बड़ी भीड़ आई थी और उत्साही भीड़ थी। वो किराए को खरीद कर लाई गई भीड़ नहीं थी, और मेरी जानकारी ये है कि उसने हवा को काफी हद तक प्रभावित किया है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो हमारे तमाम वर्गों के और जातियों के आकलन, उनके आंकड़े, उनका प्रतिशत वो है, सब रहता है और काम करता है, लेकिन सब जगह पूरे देश की तरह कर्नाटक में भी युवा मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग उभर के आया है, और वो उस युवा मतदाता पर नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है अभी। और ये बात कि उनकी सीधी टक्कर, समकक्षता किससे देखी जाती है, तुलना किससे की जाती है, तो वो राहुल गांधी से की जाती है। तो जब दो ये शीर्ष पुरुष सामने हो तो उसमें जाहिर हमको मालूम है कि पलड़ा किसका भारी होता है। तीसरी चीज मैंने भी जेडीएस को 35 सीटें दी हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि जेडीएस अपने दक्षिण कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, और शुरुआत में जब लगा था कि डगमगा रहा है, वो ऐसा नहीं हुआ। हमें ये भी मालूम है कि जेडीएस यानी जो जेडी देवेगौड़ा का परिवार है, उसके अपने भीतर विभाजन है। देवेगौड़ा और कुमार स्वामी ये बीजेपी की ओर झुके हुए हैं। रेवन्ना जो उनके बड़े बेटे हैं वो कांग्रेस की तरफ वो माने जाते हैं, और कई मतलब भविष्य की बात यह है कि उन परिवार भी बच सकता है, ये अगर जब नौबत आएगी इस पर कि उसका सहारा वो किसके साथ जाएगा। तो वहां पर जो बीजेपी को सबसे ज्यादा बढ़त इस बार मिली है वो बॉम्बे कर्नाटक क्षेत्र में मिली है। वहां पर मराठी वोटों का भी असर है, और उसके कारण उसका एक वैचारिक प्रभाव और नीचे दूर तक आता है। महाराष्ट्र की राजनीति का और जो वहां की सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव क्षेत्र है उसका मैं कहूंगा, और वहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा इस बार हुआ है। उतना नहीं जितना मतलब उससे कहीं ज्यादा जितना उसको नुकसान हुआ है वहां पर कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक। मध्य कर्नाटक में कोई विशेष वो कम सीटें हैं, वहां पर मुझे लगता है कि बराबर की स्थिति रहेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में सबको रोकूंगा सर। सीधे चलते हैं अगले आंकड़े के लिए विनोद अग्निहोत्री जी के पास। विनोद जी, देखिए, मेरा आंकड़ा जो है थोड़ा सा, जो एक आम धारणा है उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि दिशा तो अरविंद मोहन जी की और इनकी एनके सिंह साहब की वही है जो इस दिशा में हूं, लेकिन थोड़े नंबर मेरे ज्यादा है। दशा आपकी अच्छी है। हाँ, आप वो तो प्रदीप सिंह जी हमारे इस बीच में नहीं है, वो एक तरफ हमारे उनके आंकड़े बिल्कुल समानांतर हैं। वो बीजेपी की तरफ उन्होंने 125 सीटें दी हैं, मैंने 120 सीटें कांग्रेस को दी है, 80 सीटें दी है मैंने भाजपा को, और 18 सीटें दी हैं मैंने जनता दल एस को, और 4 सीटें अन्य को। अब उसकी वजह मैं बता दूं क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा कर्नाटक गया भी था, तो और खासकर उस इलाके में घूमा जो जनता दल एस का सबसे बड़ा गढ़ है, चूंकि 55 या 60 सीटें शायद वहां हैं ओल्ड मैसूर में, और उस वहां पर बीजेपी लगभग 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी लड़ाई में है, और उसमें वो कितनी जीतेगी ये कह नहीं सकते। कम से कम 4 सीटें तो कम से कम जीतना चाहिए उसको। बाकी सीटों में सीधी लड़ाई कांग्रेस और जनता दल एस के बीच में है। अब हम सब जानते हैं कि जनता दल एस का जो
जनाधार है वो वोकालिगा और मुसलमान, उसका मुख्य जनाधार है उस क्षेत्र में। लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी के साथ जनता दल एस की जो गलबैयां रही और जिस तरह खबरें आई, कुमार स्वामी की अमित शाह से एक ही जहाज पर आना जाना, आनंद कुमार से मुलाकात, फिर देवगौड़ा जी की तारीफ प्रधानमंत्री ने की, प्रधानमंत्री की तारीफ देवगौड़ा जी ने की, तो एक पूरे कर्नाटक में चर्चा थी और कांग्रेस ने उसको हवा दी। राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि वो बी टीम है, फिर सिद्धारमैया ने बार बार कहा और हर कांग्रेसी नेता ने अपनी सभाओं में जनता दल एस को बीजेपी की बी टीम बताया। यहां तक कहा कि जनता दल एस जो है वो एस का मतलब सेकुलर नहीं संघ है, ये भी कहा गया। तो कुल मिला के ये वहां जनमानस में खासकर माइनॉरिटीज में ये बिठा दिया गया कि चुनाव के बाद जनता दल एस और बीजेपी का गठबंधन होगा, इसलिए इनको वोट देने कोई मतलब नहीं है। और ये मैसेज बहुत क्लियर गया बंगलौर से लेकर के और श्रृंगेरी तक मैं जहां भी गया और जितने मैंने माइनॉरिटी के लोगों से बात की, मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो जनता दल एस को वोट देने की बात कर रहा हो। सब ने कहा कि हम कांग्रेस को देंगे इस बार। जितने लोगों से बात की, वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जनता दल एस को बिल्कुल एक भी मुसलमान को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जो है इस बार मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो क्षेत्र था वो कांग्रेस की तरफ था, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का कंसोलिडेशन वोकालिगा में जनता दल एस के लिए है या लिंगायतों में भाजपा के लिए देखा गया, वैसा ही कंसोलिडेशन इस बार ओबीसी का वो कांग्रेस के लिए था सिद्धारमैया की वजह से। सिद्धारमैया ने जिस तरह से अहिंदा का मतलब ये अल्पसंख्यक, हिंदूवाड़ा माने ओबीसी और दलित, तो अहिंदा का जो फॉर्मूला था, तो देवराज अर्स के बाद शायद पहली बार कोई पिछड़ा कार्ड इस तरह से सिद्धारमैया ने खेला और उसमें जो है उनको काफी कामयाबी मिली, क्योंकि जितनी मेरी ओबीसी के लोगों से बात हुई उसमें अधिकतम लोगों ने सिद्धारमैया की तारीफ की। और सिद्धारमैया पर सबसे बड़ा चार्ज जो गैर ओबीसी ने यही लगाया कि उन्होंने 5 साल सिर्फ ओबीसी का भला किया, सिर्फ माइनॉरिटीज का भला किया और जो है और किसी का नहीं भला किया। तो यानी एक तरह से ओबीसी माइनॉरिटी वोट उनके पक्ष में कंसोलिडेट हुआ। और दलितों की जहां तक बात है, दलितों में मेरे हिसाब से थोड़ा डिवीजन भी था, करीब 70% दलित जो है मुझे लगता है कांग्रेस के साथ था, 30% जो है उसमें कुछ डिवीजन है बीजेपी और उसके बीच में। ये मैंने एक सोशल वहां पर फैब्रिक देखा। किसानों के बीच में शायद आप लोग मेरी बात से हंसे भी और हो सकता है अविश्वास भी करें, लेकिन किसानों के बीच मैंने राहुल गांधी के प्रति एक बहुत ही सहानुभूति और बहुत ही पॉजिटिव रूप देखा। जब उनसे बात की गई, मैंने कई लोगों तो उसमें जाति बिना पूछे मैंने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि साहब राहुल गांधी ने जो है हमारा कर्जा माफ कराया 50,000 रुपए। तो मैंने पूछा कि भाई बीजेपी तो 1 लाख का माफ करने का वादा कर रही है, तो बोले वो 2 लाख करा देगा। और कुछ ने तो ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री बन जाए तो जैसे मनमोहन और सोनिया ने कराया था हमारा कर्जा माफ, तो हमारा आगे भी माफ हो जाएगा। तो ये एक मैसेज डाउन टू लाइन किसानों के बीच में रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप मात्र 18 सीटें दे रहे हैं। 18 सीटें जेडीएस को, कांग्रेस की बात कर जी। अब जेडीएस, इसी तो मैं कह रहा हूँ जेडीएस पे 18 को मैं इसलिए जेडीएस को दे रहा हूँ, जब मुस्लिम वोट शिफ्ट कर गया उसका, अगर बेस शिफ्ट कर गया, अकेले वोकालिंगा से आप नहीं जीत सकते, आपको एडिशनल वोट चाहिए कोई भी। हाँ, कहाँ जीत, तो वो जो शिफ्टिंग हुई है उसका नुकसान जेडीएस को ओल्ड मैसूर में होगा और उसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। इसलिए कांग्रेस जो सीटें लूज करेगी दूसरे इलाकों में, उसकी भरपाई उसकी इससे होगी। और 122 उसकी पिछली बार थी, उस हिसाब से कहीं न कहीं, चूंकि आपने चैनल से कहा कि 1 नंबर देना है, वरना मैं 115 से 120 देता, लेकिन जब उन्होंने कहा 1 नंबर देना तो मैंने 120। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो जो है वो नंबर कांग्रेस पा लेगी। और एक बात और मैं बताऊं, आमतौर पर जो एक ट्रेंड एग्जिट पोल का देखने को मिला, उसमें एक्सिस जो है उसने 118 सीटें दी, कुछ ने बीजेपी को आगे दिखाया, कुछ ने कांग्रेस को आगे दिखाया। तो कहीं न कहीं जमीन पर कांग्रेस का एक वहां पर पॉजिटिविटी है, इसीलिए वो चीज एग्जिट पोल में भी रिफ्लेक्ट होकर के आई है। एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब आपने बैकवर्ड भी दे दिया, दलित भी दे दिया, मुस्लिम भी कांग्रेस को दे दिया, तो 150 नहीं, इसलिए 150 इसलिए नहीं दिया कि जो अर्बन इलाका है, बेंगलोर है, जहां 28 सीटें हैं, वहां बीजेपी अच्छा ना पाएगी। इसके अलावा जो बीजेपी का गढ़ है, जो बीजेपी के अपने क्षेत्र हैं, जैसे तटीय कर्नाटक है, मुंबई कर्नाटक है, हैदराबाद कर्नाटक है, वहां पर बीजेपी को आप कमजोर नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप दे दिया तो एकदम से 150 सीटें हो जाए कांग्रेस की, लेकिन मेजॉरिटी रिटेन करना, अगर कांग्रेस 120 सीटें मेरे हिसाब से ला रही है तो इसी वजह से ला रही है कि दलित ओबीसी और माइनॉरिटी कंसोलिडेशन जो उसमें। चलिए ठीक है, इसी बात पे मुझे लेना है ब्रेक के बाद हमारे बाकी पत्रकार। तो हम बता रहे हैं देश के बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल, लेकिन हम आपको अभी अंतिम आंकड़ा नहीं बताएंगे, क्योंकि अंतिम आंकड़े में ही
जान छिपी हुई है, इसलिए अंतिम आंकड़े तक का इंतजार करिए। और अब मैं अभिलाष खांडेकर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभिलाष जी अपना डाटा बताएं और ये बताएं कि आपने किस आधार पर आकलन किया है। जी देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी को 107 मैंने रेंज दी थी, लेकिन 107, कांग्रेस को 82 से 85 के बीच में और जनता दल सेक्युलर को 18 से 20 के आसपास, और जो इंडिविजुअल्स या महाराष्ट्र एकीकरण समिति वगैरह के उनके 5 या 7 लोगों को एमएलए जीतेंगे ऐसा कहा है। उसके पीछे का धारणा या उसके पीछे का जो मेरा विश्वास है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सिद्धारमैया सरकार ने बहुत संघर्ष की स्थिति में लाके तो खड़ा किया है, लेकिन जो देश में चल रहा है उसको हम नकार नहीं सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक लहर तो सब दूर चल रही है और कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना मोदी जी ने सबको दिखाया है वो ऐसा हवाबाजी वाला सपना नहीं है। वो धरातल पे लोगों को अभी भी कांग्रेस के खिलाफ अभी भी लग रहा है। और 4 साल बाद उसके पीछे कुछ पहले जो राज्यों के जो चुनाव आए हैं उसमें भी हमने नतीजे देखे हैं और अभी कुछ सर्वे आया है कि जो कांग्रेस का जो भारतीय जनता पार्टी की 4 साल की सरकार है उसके जो वर्किंग के ऊपर जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बता रहे करीब 57% लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं उसके प्रति हमको काफी हम आशान्वित हैं। तो ये आजकल का ही सर्वे है, तो ये चुनाव के ठीक बाद का सर्वे कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी मेरा मत यह है कि कांग्रेस ने वहां पर जो शासन किया उसमें सिद्धारमैया के ऊपर कोई भी बहुत बड़ा आरोप नहीं लगा किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार का या जातिवाद बढ़ाने का। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितनी जातिवाद के ऊपर जो बातचीत यहां पर हुई कर्नाटक के जो छोटी छोटी जातियों को लेकर, मुझे नहीं लगता है कि जाति के मामलों को लेकर एनमास वोटिंग आजकल होने का कुछ समय बचा है। तो बहुत छोटी छोटी 15%, 18%, 11% जाति के जो समूह हैं वो सारे के सारे एक झटके में सब किसी के साथ में जाए, पार्टी के साथ में जाएंगे, इस तरीके का माहौल बचा नहीं है। मैं एक बात आपको रोककर पूछना चाहूंगा कि जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम की एक हवा अभी भी चल रही है, हाँ, तो फिर आपने बीजेपी को 107 पर क्यों रोक दिया? मैं इसलिए रोका है, वही मैंने कहा भी अभी कि सिद्धारमैया के खिलाफ इतना माहौल नहीं था कि एंटी इंक्यूबेंसी में उनको बिल्कुल साफ कर दिया जाए, जैसा कि कई दूसरे राज्यों में हमने पिछले कई वर्षों में देखा है। तो सिद्धारमैया के साथ में भी वहां का वोटर रहा है, लेकिन जो सेकंड फेज का जो चुनाव मतलब जिसमें मोदी जी ने बहुत ज्यादा सभाएं ली, उसमें बहुत कुछ, जैसे राहुल जी भी कह रहे थे, उसमें स्विंग का एक फैक्टर नजर आया है और जिसके कारण कुछ सीटें बढ़ गई है। वरना मैं इस स्थिति में 107 की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाता। लेकिन जो मोदी जी की जो सभाएं थी, और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने एक प्रयास किया था कि देवेगौड़ा को पहले अपने नजदीक लाया जाए, फिर देवेगौड़ा ने भी कहा कि मैं तो चुनाव से 2014 के चुनाव के बाद में रिजाइन करने वाला था, और मोदी जी ने मेरे को कहा। फिर उसके बाद की जो आपस में वो चली और उसके बाद में जो ये बात चल रही थी कि जेडीएस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभर के आएगा, वो मामला खत्म हो गया। उसके कारण बीजेपी को फायदा हो रहा है। एक दूसरे की छोटी सी त्रुटि और भी है, वो मेरे ख्याल से रेंज अगर ये बता देते, ये जो पूरा जोड़ते हैं ना इनके आंकड़े, तो वो 219 हो रहे हैं। हाँ, तो वो 222 सीटों पे है, तो मेरे ख्याल से 107 से 110 हाँ, जो आपका रेंज है वो अगर होगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो बीजेपी को उन्होंने मैक्सिमम 110 दिए हैं, 110 तब जाके ये 222 हो रहा है। तो और बढ़ा देते क्या? नहीं, तो मैंने दिखाई था, तो उसमें ठीक है। तो मूल बात यही है कि मुझे अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विल इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन कर्नाटक। सरकार उसी की बन रही है। अब वो सरकार वो डिपेंड करता है कि कितने इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं, कितने जेडीएस, और जेडीएस का किसके साथ तालमेल बैठता है। दोनों ने मिलकर खूब गालियां दी है जेडीएस को अलग अलग तरीके। तो वहां की जो तारीफ भी करी, लेकिन उसके बाद में पल्ला झटक दिया था। देवेगौड़ा साहब ने कहा था कि मैं तो वो नहीं करता, और देवेगौड़ा साहब ने ये भी कहा था कि मोदी जी ने मेरे को कहा है कि मेरे को तो बहुत ही सीनियर और बहुत अच्छे जो जिनका अनुभव है वैसे लोग लोकसभा में चाहिए। पर मुझे ये मालूम नहीं कि मोदी जी ने उनका वाकई कोई उपयोग किया क्या उनके अनुभव का पिछले 4 साल। बोमई जजमेंट को अगर आप फॉलो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बोमई जजमेंट को, तो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो है पहला उसको बुलाना होता है। वो तो गवर्नर क्या होता है सबको पता है। प्रदीप सिंह जी के बाद जो है कई नहीं, मेरा मानना है कि जितनी पोलिंग हुई है 72.4 अनप्रेसिडेंटेड है कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में। इससे ज्यादा पोलिंग या इतनी पोलिंग कभी नहीं। तो उसमें हंग आने की मुझे लगता है कि संभावना नहीं है। जिसको भी मिलेगा क्लियर मैंडेट मिलेगा। मैंने बीजेपी को 125 सीट दी है, कांग्रेस को 70 और जेडीएस को 25 सीटें। उसका कारण यह है कि पूरा चुनाव एक तरह से मतदान तो एक फेज में हुआ, चुनाव 2 फेज में हुआ। एक फेज
प्रधानमंत्री के चुनाव मैदान में उतरने से पहले का और दूसरा फेज उनके चुनाव मैदान में आने का। दोनों तरफ से दो प्रमुख किरदार थे, एक प्रधानमंत्री, एक बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और येदियुरप्पा जो उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। दोनों तरफ एक एक कमजोर कड़ी थी। बीजेपी की तरफ से येदियुरप्पा कमजोर कड़ी हैं। अगर ये चुनाव सीधे येदियुरप्पा और सिद्धरमैया में होता तो सिद्धरमैया क्लियर विनर होते, उसमें कोई शक नहीं होता। लेकिन स्थिति बदली है दो दूसरे किरदारों के कारण। प्रधानमंत्री, उनकी विश्वसनीयता मुझे लगता है 4 साल बाद भी चुनाव के नतीजे भी बता रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता लोगों में बनी हुई है। और मुकाबले में राहुल गांधी तो वो कमजोर कड़ी पड़ते हैं। तो उसका नुकसान मुझे लगता है कि सिद्धरमैया ही अगर कैंपेन के नायक होते, सीन पर मान लीजिए कि रीजनल पार्टी होती और सिद्धरमैया उसके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री होते तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति में होते। लेकिन राहुल गांधी के कारण निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को वो फायदा नहीं मिला, नुकसान कहिए या वो फायदा नहीं मिला जो प्रधानमंत्री के कारण बीजेपी को मिला है। पर येदियुरप्पा की जो इमेज थी उसके चलते भी बीजेपी को नुकसान तो उठाना पड़ा है थोड़ा। बिल्कुल, देखिए करप्शन का मामला ऐसा है, कर्नाटक में तीनों पार्टियों में से कोई पाक साफ नहीं है, तीनों पार्टियों के दामन दागदार है। तो इसलिए वो एक तरह से एक दूसरे को काट वो। मैं फिर भी सिद्धरमैया को थोड़ा सा एक मैसेज देता हूँ इस मामले में। करप्शन का ये बात बीजेपी नहीं बना पाई। नहीं बात पूरी सरकार की नहीं, जैसे नहीं कहीं भी नहीं बनता है, ऐसा लेकिन मैंने साउथ में देखा है, जयललिता इतने बड़े केस में फंसी भ्रष्टाचार के, लेकिन अगले में थम्पिंग मेजॉरिटी। नहीं, दूसरी बात हम कह रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की एक प्रदीप से मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। जो मेरा आकलन है कि महाराष्ट्र के जो 6 अलग अलग क्षेत्र हैं, कर्नाटक, वो उन 6 क्षेत्रों का सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार हमेशा से अलग रहा है एक दूसरे से, और कभी भी पूरे राज्य में एक ही लहर ऐसा नहीं देखने को मिला है। ऐसा उत्तर में नहीं है। ऐसा है कि जब भी किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी तो हर हिस्से से कहीं कम कहीं ज्यादा लेकिन मिलेगा, तभी वो 2013 में कांग्रेस को हर जगह सीटें मिली। हाँ, तब 122 सीटें उसकी। लेकिन नहीं, कांग्रेस सब जगह है, बीजेपी और जेडीएस के पॉकेट है। हाँ। आप देखिए कि आप अब तटीय कर्नाटक को देख लीजिए, एक तरफ रख लीजिए, आप बॉम्बे कर्नाटक को रख लीजिए और हैदराबाद कर्नाटक को रख लीजिए। नहीं, देखिए एक मिनट, बहुत अंतर है। भ्रष्टाचार की जो बात है, मिलेगी तो हर अब आप देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा इसलिए नहीं बना कि बेल्लारी की बात कर लीजिए, रेड्डी बंधुओं के भ्रष्टाचार की चर्चा सब जगह हुई और येदियुरप्पा जब मुख्यमंत्री थे तब से हो रही है। इस बार उनके परिवार के लोगों को टिकट मिला, उनके जानने वालों को टिकट मिला। बेल्लारी ने भी एक को दिया, 3 को दिया, जो जेल गए थे 5 को बीजेपी ने दिया, 2 या 3 को तीन को कांग्रेस ने दिया। इसकी कोई चर्चा नहीं ऑल पार्टी हुई, मीटिंग। लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं। फिर बेल्लारी में रेड्डी बंधुओं का भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा मिलेगा या पीने का पानी, जो 15 दिन में एक दिन मिलता है, एक बार मिलता है। तो लोगों के लिए स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि भ्रष्टाचार। या तो किसी एक तरफ है प्रदीप जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी के आने से चीजें बदली, फिर कह रहे हैं कि लोकल मुद्दे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकल है तो सिद्धरमैया भ्रष्टाचार के संदर्भ में कह रहे हैं जी कि अच्छा, भ्रष्टाचार एक मुद्दा और भी है प्रदीप जी, जो अग्निहोत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का 3,500 मामला किसानों की आत्महत्या होने के बावजूद भी आप कह रहे हो कि लोगों का, किसानों का कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा वो है, जो मैंने किसानों से बात की। हाँ, तो ये मुद्दा बना कि नहीं बना, जैसे भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बना वैसे किसानों की आत्महत्या इतना बड़ा इशू है, उसको बनाता कौन? और कावेरी का इशू भी नहीं बना। उसको बीजेपी बनाती, लेकिन बीजेपी केंद्र में शासन में है, विदर्भ में भी किसान मर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में मर रहे हैं, तो वो बीजेपी उस तरह उसको किसानों का मुद्दा नहीं बना पाई। जिस तरह से किसानों का मुद्दा है उसी तरह भ्रष्टाचार का मुद्दा तो बना नहीं पाई। हाँ, तो इसलिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की रैली के बाद स्थिति बदली है। 34% वोट लेकर 2008 में बीजेपी को 110 सीटें मिली थी। तब से अब में बीजेपी में क्या अंतर, दोनों पार्टियों के अंतर को देख लीजिए। बीजेपी में अंतर यह आया है कि ये 2014 के बाद की बीजेपी एक नई बीजेपी है। पुरानी बीजेपी से उसकी तुलना करेंगे तो शायद गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। अमित शाह और मोदी, ये दो के आने का जो असर है संगठन के स्तर पर, यह पहली बार हुआ है कि कर्नाटक में बीजेपी एकजुट होकर लड़ी है।
मुख्यमंत्री पद के जो दो और दावेदार सतत रूप से रहे हैं, अनंत कुमार और ईश्वरप्पा, दोनों को समझा दिया गया कि अगर आपने कोई गड़बड़ की तो उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रही। तो संगठन के स्तर पर बीजेपी में 2013 और 2018 में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि वहां सिद्धरामैया बाहर से आए हैं। उन्होंने 5 साल में जो ट्रेडिशनल कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, उनको एक तरह से असहज किया है, अपमानित किया है, ये नहीं कहेंगे। लेकिन प्रदीप जी, एक मेरा ये भी है कि 2014 भी बीच में है, आप उसको याद करिए। हाँ, बिल्कुल कि 14 से स्थिति सुधरी है या बिगड़ी है। देखिए, क्योंकि तब मोदी नहीं थे, मोदी थे, अमित शाह नहीं थे, अमित शाह राजनाथ नहीं जी थे। मोदी भाई, कर्नाटक में भी पार्टी का संगठन उस तरह से नहीं था जैसा आज है। हाँ, लेकिन उतना संगठित नहीं था। 43% वोट था। 43% वोट था। हाँ। तो नहीं, पर आप 43% वोट में वो वोट क्यों नहीं माइनस कर देते जो रेड्डी ब्रदर्स, उनके सहयोगियों के बाहर जाने के कारण हुए थे? अगर उन तीनों वोटों को अगर आप कंबाइन कर लें तो वो नहीं, येदियुरप्पा तो थे। 2013 जी, 2013 की मैं 13 की बात कर रहा हूँ ना। आप 42% वोट की बात नहीं, कर रहे हैं। 42 में तो शामिल थे वो लोग। 43 श्री रामुलू तो 13 में मैं 13 की बात कर रहा हूँ, मैं 13 की बात कर रहा हूँ, मैं 13 की बात कर रहा हूँ उस एंगल से। जब अगर 13 से 13 तुलना को नहीं कर कंपेयर सकते करें तो क्योंकि गलत है। बीजेपी 3 फाड़ हो गई थी 2013 नहीं, 13 से लेकिन येदियुरप्पा 14 अलग लड़े, लेकिन श्री रामुलू अलग 14 पार्टी से तो बना करना होगा ना। 14 से जरूर तुलना कर सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बिहेवियर बदल जाता है। लोकसभा विधानसभा में बदल लोकसभा जाता है। चुनाव में जो बीजेपी को वोट मिले उससे 1-2% कम हो सकते हैं या उसके आसपास हो सकता है। ऐसे में बीजेपी को मुझे लगता है कि स्पष्ट बहुमत मिलेगा। स्पष्ट बहुमत मिलेगा। अनुज जी, आप दीपक जी, मैंने बीजेपी को अंत भला सो सब बहुमत भला देने से परहेज किया है। उसका कारण यह है कि जो पूर्ववर्ती मित्रों ने भी कहा कि सिद्धरामैया ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी वहां पर। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि इस वोटिंग में कुछ अलग सा हुआ है। उसका नतीजा क्या होगा, चौंकाने वाले होंगे क्या, ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, किसी भी राज्य में जब वोटिंग होती है तो सबसे हैवी पोलिंग के घंटे कौन से होते हैं और सबसे कम पोलिंग के घंटे कौन से होते हैं? आप बताइए, आपका अंदाज क्या है इस बारे में? मेरा अंदाज है कि दोपहर तक चढ़ता है, शाम तक कम होने लगता है, और फिर दोपहर के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स होते हैं वो अपने वोटर्स को निकालते हैं और शाम तक बताते हैं। आप नंबर भी बताइए, मेरे आप बताइए। हो गया। देखिए, सुबह हैवी पोलिंग होती है 12 बजे तक, फिर 12 से लेकर 3 बजे तक, 12:30 से लेकर फिर हल्का होता है, और 3 बजे के बाद फिर और पोलिंग। कर्नाटक में इसका उल्टा हुआ है। 1 बजे से 3 बजे के बीच में वहां 19% पोलिंग हुई है। सुबह के 2 घंटों में 10%, आखिरी के 1 घंटा और बची हुई लाइन मिला के 8%, और बीच में 2 घंटे में अनुज जी, आप इलेक्शन कमीशन की साइट देखिए, 11 में 24% हो गई थी जब हम लोग कमीशन बात कहता है कि बीच के 2 घंटे 1 से 3 के बीच में 19% पोलिंग हुई है, जो मेरे ख्याल से बहुत चौंकाने वाली है। तो इसका क्या मतलब? चलिए ठीक है, आप मुझे आंकड़े बताइए क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ जी, मेरे ख्याल से बीजेपी 100 के आसपास रहनी चाहिए और कांग्रेस उससे बहुत आसपास 90 के आसपास जरूर पहुंचेगी, और जेडीएस 30 क्रॉस करे, थोड़ी संभावना घट रही है क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों से कांग्रेस अधिक सीटें निकाल पा रही है, उन्हीं क्षेत्रों से। और मुझे लगता है कि फिर कुमारस्वामी के हाथ में ही चाबी जानी चाहिए। और देवेगौड़ा क्या बोलेंगे उनको? बीजेपी वो पहले भी एक बार अब मेरा पुत्र नहीं है बोल चुके हैं, एक बार फिर बोल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। अब आखिरी राउंड का है। मैं बता दूं सबके कि सबके पत्रकारों का एग्जिट पोल है, उसका औसत क्या कहता है। हम एक बार औसत पे नजर डालते हैं, औसत क्या कहता है। आइए औसत देख लेते हैं। तब तक मैं आखिरी सवाल आप सबसे पूछना चाह रहा हूं। बीजेपी 97, कांग्रेस 92, जेडीएस 27 और अदर्स 4, तो 97 और 92, 5 का अंतर, कोई बड़ा अंतर नहीं। त्रिशंकु विधानसभा, लेकिन सरकार किसकी? सबसे पहले प्रदीप सिंह जी, एक लाइन में सरकार किसकी? नहीं, देखिए, अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहती है या कांग्रेस से 2-4 सीटें कम भी रहती है तो बीजेपी और जेडीएस की सरकार बनेगी। अनुज, अंग असेंबली में कुमारस्वामी होगा, अंग असेंबली होगी तो बीजेपी को एडवांटेज होगा। सर बीजेपी आप असेंबली में भाजपा को एडवांटेज। इनके सिंह सर। नहीं, कांग्रेस को एडवांटेज होगा क्योंकि नेचुरल एलाई ये बन सकते हैं। अगर बीजेपी के साथ गलती से नेचुरल अलायंस होता गया, सब कुछ तो नेचुरल होता है। इसलिए तो लेकिन अगर वो नहीं करते तो ये भूल जाए जेडीएस कि इसके बाद पॉलिटिकल अस्तित्व उसका रहेगा, क्योंकि बीजेपी 4 साल में बहुत बदली है एग्रेसिव हिंदुत्व की वजह से। अब कोई भी जो अलायंस पार्टनर होगा
वो ये भूल जाए कि मुसलमान उसको कभी भी अगले 10-20 साल में वोट देगा। नीतीश कुमार ने ये गलती की, जेडीएस शायद ये गलती ना करे और अंत में वो कांग्रेस के साथ रहेगा। मुझे अभी भी उम्मीद है कि कल जब इलेक्शन आ जाएंगे तो पहला जो ऑफर आएगा, जेडीएस को वैसे भी मुस्लिम वोट मिले नहीं है इस पर। मैंने अभी कहा, अभी आप नहीं आए, अगर तो नहीं समय मिले नहीं हैं तो फिर ये मान के चलिए कि मेरा आंकड़ा सही हो जाएगा अगर मुस्लिम वोट नहीं मिले हैं। मतलब मेरा ये, क्योंकि जेडीएस जहां पर अगर जेडीएस 20 सीट पे रह जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज मैसूर के बताइए कि बाहर जो अगर है जेडीएस साफ हो गया है। जो दक्षिण कर्नाटक नहीं, है, वहां भी मैसूर का मुस्लिम वोट इलाका उसको- है, वहां वो उसकी और कांग्रेस की लड़ाई और है। मैसूर जिले में पिछली बार की तुलना में इस बार 7-8% अतिरिक्त वोट पड़ा है। अतिरिक्त वोट पड़ा है, तो इसका भी संकेत तो है। वैसे वैसे भी इंदौर पिछली में बार- पोलिंग कम हुई है। वैसे भी पिछली बार से इस बार 1.5 से 2% वोट ज्यादा भाई ही वो पड़ा है। 8% ज्यादा मैसूर में पड़ा है। मैं अनुज जी, कह रहा हूं। बंगलौर में पोलिंग कम हुई है, ये भी वो हमेशा बड़े शहरों में नहीं, पिछली बार से भी कम हुई है। आखिरी सवाल सर, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन अगर बीजेपी और जेडीएस इतनी येदियुरप्पा ही होंगे। वो कितने दिन रहेंगे, कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक अलग प्रश्न है जो मुझे नहीं लगता कि करेंगे। लेकिन अभी तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाना होगा बीजेपी। ऐसा नहीं हो उसका सकता कोई चारा कि- नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि जेडीएस इस कड़ाई से बार्गेनिंग करे कि वो अपना कितना भी कर ले, मुख्यमंत्री बनवा कितना भी कर ले, कि एक तो यार, बहुत- यहाँ अधिकांश लोगों को उतने अच्छे प्रदर्शन के उसे उम्मीद भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि उनको उप मुख्यमंत्री पद देने की बात तो काफी जाहिर है, उसको कोई भी दे देगा। उनको और भी बहुत चीजें दी जा सकती हैं और आगे अभी बहुत सी राहत दी जा सकती है। जेडीएस को यह भी समझ में आ रहा है कि ये जो पार्टी चलाने के लिए तीसरे पैसा मोर्चे भी की चाहिए। संभावना है वो बहुत अभी ठोस संभावना नहीं है। तो उसको अगर अस्तित्व बनाए रखना है अपना, तो उसको अभी उस पार्टी के साथ जुड़े रहना होगा जो लंबे दौर तक रहने वाली है और ताकत में रहने वाली है। दीपक जी, आपका सवाल कुछ इस तरह का है कि जेडीएस को क्या मुख्यमंत्री हो जाए, कुछ ऐसे है कि गामा पहलवान से हम ये कहें कि देखो हमसे कुश्ती लड़ोगे तो मैं गुदगुदी करूंगा, इसलिए तुम हार जाओ। तो ये ऐसा हो नहीं जाएगा। नहीं, देखिए आप जो बात कह रहे हैं, मेरी जो बात है नहीं उसमें नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो मोदी अमित शाह से पहले के दौर में संभव था। एग्जैक्टली वो आज संभव था। संभव नहीं है। वो संभव था। अगर कुमार स्वामी साथ नहीं आएंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। अभी भी उनकी सरकार संभावना बीजेपी है, की अभी भी बनेगी। जिसकी संभावना है देखिए, और इससे DSP टूटने की ही वाली है मुझे संभावना लगता है। है। ये निर्भर करेगा जेडीएस के प्रदर्शन पर। अगर जेडीएस की 40 सीटें आती हैं तो भी नहीं, जेडीएस तो भी नहीं, तो भी नहीं। बार्गेन करेगा। अगर जेडीएस 20 के आसपास रहता है तो फिर जेडीएस वही तो करेगा जो जो bargaining JDS power के वैसे भी व्यवहार कम में हो अगर जाएगी वो ना। मुख्यमंत्री की मांग करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, चाहे उनकी पार्टी टूट जाए। टूट जाए, उनकी पार्टी टूट तो जाए। मुख्यमंत्री अगर नहीं मिलेगा पर आप तो ये बात नहीं कांग्रेस को समर्थन दे समझिए देंगे। दीपक भाई, ये बात भी मुख्यमंत्री समझिए बनेगा। आप कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार बनाने में जो महारत हासिल की है और जहां उनकी मेजोरिटी नहीं थी, आप यदि बिहार को देखें तब भी उन्होंने वहां पर किया, या जम्मू कश्मीर में डबल PhD है इस मामले में। तो हाँ, तो डबल इसलिए मुझे PhD भी लगता है कि इसलिए सोशल जम्मू मीडिया पे कश्मीर को चला देख था ना लीजिए। कि अमित पहलवान, हम जीतते हैं तब भी सरकार बनाते हैं, नहीं जीतते तब भी चलिए, सरकार इसी है। नोट पे हमारी इस एग्जिट पोल में, पत्रकारों के एग्जिट पोल में इतना ही। लेकिन आपको याद दिला दे, कल सुबह 6 बजे से लगातार इंडिया न्यूज पर देखिए आप सबसे तेज नतीजे।